ओके जी, सो इन ए रेगुलर पॉलीगॉन the interior angle and exterior angle are in the ratio. Find the number of sides of this regular polygon. देखिए ये जो ना 11:1 है जी सर, ये ऐड कर 180 पे आएगी। तो ये टोटल ना ये मैं रेशियो को पार्ट्स कहता हूँ, 11 पार्ट्स एंड 1 पार्ट, सो टोटल 12 पार्ट्स है, ठीक है। जी सर। और टोटल जो एंगल होता है ना वो 360 होता है, उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करें तो यू विल गेट एक पार्ट का जो एंगल आएगा कितना आएगा, 30 आएगा ना, 30 डिग्री over 1, 30 degree over 1 का it means that for one part there is a 30 degree angle, okay? तो it means interior कितना होगा 330 सर डिग्री। 180 से नहीं करेंगे? जी बेटा सर 180 से नहीं करेंगे? नहीं, जो टोटल एंगल होते हैं ना वो 360 होता है ना टोटल एंगल। अच्छा एक जी मिनट सर, जी सर। एक मिनट हाँ नहीं ठीक ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल यू आर राइट कि जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होता है ना पॉलीगॉन का वो 180 होता है, ठीक है, 180 में डिवाइड, यू आर जी राइट, सर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और मिस्टेक। 180 टोटल जो होता है 180, ऊपर 180 लिखूंगा, अभी कितना बनेगा है? सर मैं करता हूँ इसे 15 डिग्री, सो इट्स मीन जो वन पार्ट है वो 15 डिग्री का है, तो 11 जी इंटू सर। 11 इंटू 15 कितना हो जाएगा सर 165। तो इंटीरियर एंगल जो है ना 165 डिग्री का और एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री का, ओके। जी सर, ऐसे ही। अब नंबर ऑफ साइड्स बताने, तो ये इसके दो दो मेथड है, मैं दोनों से करके दिखाता हूँ, आपने कोई एक यूज करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। राइट सर। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 में क्या है, मैं एक्सटीरियर एंगल अप्रोच यूज करूंगा। तो देखिए सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ना वट एवर द पॉलीगॉन इज वो हमेशा 360 होता है, ठीक है। जी सर। और अगर उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर लें, सो इफ यू डिवाइड इट विद एक एन से डिवाइड करें तो यू विल गेट के कितना वन एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, जी सर, 15 आएगा। विच इज 15 है। अब यस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एन आ जाएगा 360 over 15 कितना बनता है सर 24। उसकी 24 साइड्स, ठीक है। जी सर। देखें आंसर चेक करें, 24 है, जी सर 24 आंसर है। करेक्ट आंसर है। जी सर 24 करेक्ट आंसर है। अब सेकंड मेथड में मैं ना इंटीरियर एंगल की अप्रोच करूंगा। देखें सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 है। अच्छा अब ये चेक करना कि ये अगर ये रेगुलर है, इज इट रेगुलर, यस इट इज रेगुलर। अगर ये रेगुलर होगी तो आप n से डिवाइड करेंगे, अगर रेगुलर नहीं होगी तो फिर आप n से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब इट विल गिव मी वन इंटीरियर एंगल विच इज 165, क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई के अंदर एक्सपेंड कर दें ऊपर, 165n, अब 165n इधर आएगा तो ये 15n हो जाएगा इज इक्वल टू 360, वही आ गया ना, सेम आ गया, ओके। ठीक है। राइट सर, राइट सर, राइट। ये वी हैव डन दैट 24 साइड्स। तो पहले इनकी लेंथ निकालेंगे, फिर उसके सरफेस एरिया निकालेंगे। अच्छा देखें, टू सॉलिड्स आर मैथमेटिकली सिमिलर हैं जी सर। एंड हैव वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम गिवन है एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर सरफेस एरिया गिवन, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर का निकालना। अच्छा अब देखिए हमारे पास ना
सिमिलैरिटी में कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है वॉल्यूम और एरिया को कंपेयर करने का, ठीक है? दोनों को ऐसा राइट सर। वी डोंट हैव एनी फार्मूला वेयर वी कंपेयर वॉल्यूम विद एरिया। सो व्हाट वी विल डू हियर, हमने एरिया निकालना है लेकिन उसने वॉल्यूम बता दिया, तो वॉल्यूम में होता है V1 over V2 L1 over L2 होल क्यूब। होल क्यूब। अच्छा अब इसमें पुट कर देते हैं, बिकॉज लार्जर, हमने लार्जर को निकालना है, तो लार्जर को हम जी। न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है? राइट सर, 81/24। 81 over 24 और लेंथ इज नॉट गिवन, तो हम इसकी रेशियो निकाल लेंगे लेंथ की। ओके सर। ये क्यूब है, यानी सर अब होल क्यूब कर देंगे, नहीं क्यूब रूट। क्यूब रूट कर देंगे, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना क्यूब रूट, ठीक है? ओके सर। ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो आ जाएगा L1 over L2, रेशियो क्या निकली? 84 over सर 3/2। 3/2। ये अब नाउ वी हैव ए रेशियो ऑफ द लेंथ। अब लगाएंगे एरिया वाला, एरिया में भी लगाएंगे A1 over A2 L1 over L2 हो, अब होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर। अब हमें लार्जर का तो निकालना है, स्मॉलर का एरिया 44 गिवन है और ये रेशियो हमें गिवन है विच इज 3/2, इसको होल स्क्वायर कर देंगे, फिर 44 को इधर ले आएंगे, तो अब हमारे पास आ जाएगा एरिया। एक निकालें कितना होता है? इस 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करें आंसर जी ये, सर। ठीक है? इस तरह जी से सर। ये क्वेश्चन कभी कभार ये ऐसा आ जाता है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म निकालना है आपने। nth टर्म को हम जर्नल टर्म भी बोलते हैं और फार्मूला ऑफ द सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो देखिए इसके ऊपर मैं लिख दूं, ये अगर इसको थोड़ा सा कहना कुछ नीचे आ सकती है, इसके ऊपर टर्म नंबर लिखते हैं, ठीक है? फर्स्ट टर्म राइट सर। ये इट विल हेल्प यू, 3 4 5 और कहीं दूर जाकर nth टर्म, ठीक है? nth वैसे इसको बोलते हैं फर्स्ट, जी सर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? TH फिफ्थ इस तरह बोलते हैं, ठीक? बट एनी हो, पहले चेक करते हैं अरिथमेटिक है कि नहीं है, इसमें कितना ऐड करें, तो 2 ऐड करें तो आगे जाते हैं, 7 ऐड करें तो आगे जाते हैं, ये तो अरिथमेटिक नहीं है ना? 19 और 50, 63 और 26 में कितना डिफरेंस है? सर 37 का। 27। अच्छा एक ना सर पहला वाला, एक होती है, पहला वाला पास। सुने मेरी बात, एक होती है फिबोनाची सीक्वेंस, उसमें क्या होता है कि आप दो टर्म्स को ऐड करते हैं तो अगली टर्म आ जाती है, फिर इन दो को ऐड करते हैं तो अगली आ जाती है, कभी कभार ना वो भी ले आता है, लेकिन आप देखें ये फिबोनाची नहीं है, ठीक है? जी सर। हाँ, फिबोनाची भी कभी कभार आ जाती है कि दो टर्म को ऐड करके अगली आती है, फिर अगली दो को ऐड करें तो उससे अगली आती है, तो वो फिबोनाची होती है, कभी कभार रेयर केस में एक दफा आई हुई है। तो अच्छा बट एनी हाउ, तो ये अरिथमेटिक नहीं है, चेक करते हैं क्वाड्रेटिक तो नहीं है, 5 और इनका जी सर 5 नहीं सर, सर पहला वाला +1 है। नहीं देखें, 0 -1 बनेगा 0, हाँ 1 है, 1 है, थैंक यू, ये 1 हो गया और आगे आगे तो चेक करें, है ना? सर 27 सर 37 है वो। ये वाला जी सर। अच्छा, तो ये फिर डिफरेंस हो गया 6 का, जी सर। और ये कितना हो गया 12 का, और जी ये सर। कितना हो गया 18 सर। 18 का। तो सेकंड डिफरेंस भी सही नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, 6 जी सर। और 6
ये तो क्यूबिक नहीं होगा, सर क्यूबिक। ये क्यूबिक आ गया। गुड जॉब क्यूबिक। आपने ये वहां लिखना नहीं है क्यूबिक है, ठीक है, लिख दे, अच्छी बात है क्यूबिक। अच्छा, अब एक्चुअली क्यूबिक की एनएट टर्म फाइंड करना एक बड़ा प्रॉपर मेथड है, बट वो मेथड अगर उससे करें तो काफी लेंथी मेथड है, उसके लिए 2 नंबर जस्टिफाई नहीं करते, ठीक है। जी सर। तो आपने उसको ने ये करके बताना है और लिख दें कि इट इज क्यूबिक सीक्वेंस, लिख साथ लिख दें, ठीक है, तो अच्छा वर्किंग शो करते हैं। अच्छा, अब इसके लिए फिर हम ना यूं करते हैं कि एक टेक्निक लगाते हैं, वो उससे हम करते हैं निकालने की दो 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 शॉर्टकट्स हैं। पहले सबसे फास्टेस्ट शॉर्टकट है वो, पहले वो अप्लाई करके देखते हैं, अगर वो हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसमें हम यूं करते हैं, इस टर्म का क्यूब कितना है। अच्छा नहीं नहीं, आप देखें, तो आपको मैंने बताया था कि ये जो उसका डिफरेंस है, इसको 6 से डिवाइड, क्वाड्रेटिक में 2 से डिवाइड करते हैं और क्यूबिक में 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके सर। अगर इसको 6 से डिवाइड करें 1, इसका मतलब जो इसका n क्यूब है उसका कोफिशिएंट 1 आएगा, ठीक है। ओके सर। अगर ये 12 आ जाता तो 6 से डिवाइड करते तो 2 आता, फिर वो उसका कोफिशिएंट 2n, फिर वो 2n क्यूब होता, ठीक है। ओके सर। तो क्यूबिक में 6 से डिवाइड करते हैं उसके उसके डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को, और क्वाड्रेटिक में 2 से डिवाइड करते हैं अगर सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए, ठीक है। ओके सर। तो वो फिर वो हमें कोफिशिएंट बताता है कि क्वाड्रेटिक में n स्क्वायर का बताता है और क्यूबिक में n क्यूब। तो इसमें n क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, क्योंकि 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 है। तो ये इसका मतलब है इसके n टर्म में n क्यूब आएगा, ठीक। और देखते हैं n क्यूब में कुछ और प्लस माइनस तो नहीं हो रहा, वो भी देख लेते हैं। तो अगर 1 का स्क्वायर क्यूब करें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना जी सर। 1 आएगा। मैं ना एक्सप्लेन करने के ऊपर लिखता हूं, उसका अगर हम क्यूब करें तो 1 क्यूब 1 आएगा, लेकिन नीचे -1 है, कितना पीछे है उससे, 2 स्टेप पीछे है ना सर 2 स्टेप। और 2 का क्यूब करें तो 8 होगा, आएगा, लेकिन वो तो 0 है। नहीं, ये तो बात नहीं बन रही है, 8 स्टेप पीछे। हाँ, ये तो 8 स्टेप पीछे, काफी पीछे है, ये बात हमारी नहीं बन रही है, जी सर। ये बात नहीं बन रही। अच्छा, अब इसकी एक और भी शॉर्टकट हम ना, इसका एक और शॉर्टकट है, वो भी ट्राई करके देखते हैं। एक और शॉर्ट, देखिए ये कौन सा पेपर है? जी ये पेपर जो है ना, ये वाला फरवरी मार्च 23, पेपर 2। फरवरी मार्च, जी जी, चलिए ठीक है, कराएं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं हम। अच्छा, अब देखें यहां से, अब देखें, अब ये भी पॉसिबल है कि n प्लस सम नंबर होल क्यूब भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है बेटा। जी सर। जरा इसको देखते हैं कि देखें, अगर मैं n में 1 ऐड कर दूं फिर क्यूब ले लूं, तो 1 में 1 ऐड करो 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और ये कितने स्टेप, ये 9 स्टेप पीछे है ना, ठीक है। जी सर। और अगर 2 में 1 ऐड कर दूं 3, तो 27, नहीं वो भी बात नहीं बनती, सेम नहीं आ रहा। अच्छा, माइनस करके देख लेते हैं, 1 में 1 माइनस कर दूं तो आ जाता है 0, और 0 का क्यूब 0 होता है, और ये उसे 1 स्टेप पीछे। 2 में से 1 माइनस कर दूं 1 का क्यूब 1 होता है, ये उससे 1 स्टेप पीछे है। 3 में से 1 माइनस करो 2 का क्यूब करूं तो 8, ये उससे 1 स्टेप पीछे है। 4 में से 1 निकालो 3 का क्यूब लो 27, ये उससे 1 स्टेप पीछे है। तो ये बात बन गई ना कि n माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है। जी सर। तो इस तरह से ना हम ना ये एक हम टेक्निक लगाएंगे, उस टेक्निक से करेंगे, क्योंकि पेपर 2 में आया हुआ ना, पेपर 2 में कभी भी लेंथी मेथड को वो नहीं लिख रहा है, ठीक है। सर n-1 होल क्यूब -1 फिर आगे बाद में। नहीं n -1 होल क्यूब, यही आंसर है ना, या उसमें चेक करें मार्किंग। सर आप एक और आखिर में मैंने बोल रहा हूँ। एक मिनट, क्या उसे लिखा,
अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने जब n में से 1 माइनस करके क्यूब लिया था, वो जो आंसर आया था उसमें वो भी एक स्टेप पीछे था, तो वो -1 इधर आया, ठीक है। जी सर। बिल्कुल यू राइट, तो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। अब ये देखिए थोड़ा सा ना ये, अब ये टेक्निक हम लगे। अब चले नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में तो इसके ऊपर भी क्या करें, आप ना वो लगाते हैं, टर्म का नंबर लिखें। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड। ये जियोमेट्रिकली और लेट चेक करते हैं जरा। हम्म, तो 24 24 को 2 से डिवाइड करें तो 1/2 से डिवाइड करें, तो फिर ये भी 1/2 से डिवाइड करें, 1/2 से डिवाइड करें, तो दे जी, तो ये ज्योमेट्रिक है। मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से डिवाइड किया। हाँ 1 सॉरी 1/2 से क्या मल्टीप्लाई है? करें और 2 से डिवाइड करें, ठीक है। यस यस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जी। तो इसका जो r है दैट इज 1/2। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो nth टर्म निकालते हैं उसका फार्मूला है फर्स्ट टर्म इनटू Rn-1। तो फर्स्ट टर्म हमारी है 24 और r है 1/2 पावर n-1। अच्छा अब ना इसका ये भी आंसर करेक्ट है, लेकिन क्योंकि ये इसमें ना इस पे रूल ऑफ इंडाइसेस अप्लाई हो सकते हैं, तो 24 को क्या लिखो, 2 पावर क्या बनता है 24 है, 2 पावर व्हाट 24 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3। नहीं एक मिनट, 2 6 हाँ, तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, और ये जो अंदर है इसको ऊपर ले आओ तो 2 पावर -1 है ना, जी सर। n-1, और ये है क्या 3 इंटू 2 क्यूब, इसको मैं कह सकता हूँ ये पावर इनसाइड एंड पावर आउटसाइड मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो बनेगा 2 की पावर 1 -n है ना, 1 -n। तो सीधा 24 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 1/2 से। नहीं वो उस पे पावर लगी हुई है ना, उसके पावर, ठीक है। ठीक है। आप देखें ये जो है ना ये इस पे रूल ऑफ इंडाइसेस अप्लाई होंगे, ये बनेगा 3 पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 3 ऐड होगा, 3 + 1 4, तो 4 -n, ये इसका है 3 इंटू 2 4। अब देखिए कौन सा दिया है उसने, ये वाला दिया हुआ है कि ये 24 वाला दिया हुआ है। 24 वाला दिया है सर, और इक्विवेलेंट लगाया है इसमें। अच्छा और ऑप्शन दी, तो आप ना यही आंसर लिख दें, ठीक है, यही वाला लिख दें, 24 इंटू 1/2 पावर n, ठीक है, n-1, ठीक है, ये भी ठीक है, ओके सर। दोनों ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है। ओके जी, 24 क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेमी हिटिंग द टारगेट इज 1/3। टारगेट को हिट कर जाती है तो प्रोबेबिलिटी 1/3 है, अगर टारगेट को हिट नहीं करती फिर प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स द टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ हिज nth अटेम्प्ट इज दिस। अच्छा ये मैंने आपको बताया था बेसिकली हमारे कोर्स में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉल करते हैं, जी सर। वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं, लेकिन वो मेंशन नहीं करता कि ये ज्योमेट्रिक है कि डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आते हैं। अच्छा कैसे पता चला कि ज्योमेट्रिक है, देखिए वो कह रहा है कि वो जो यानी वो जब हिट करता है ना, हिटिंग के अंदर वो हिटिंग में इंटरेस्टेड है, तो उसको जो ना फर्स्ट सक्सेस जब मिलती है ना, फर्स्ट टाइम हिट का मीनिंग है कि फर्स्ट सक्सेस हिट कर जाता है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी ही है, ठीक है। अब ये नहीं पता और किस अटेम्प्ट में वो हिट कर जाता है, वी डोंट नो दैट अटेम्प्ट नंबर नहीं पता, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो ना कि मतलब वो कहेगा कि उसने हिट कर दिया 7th अटेम्प्ट के ऊपर, हिज फर्स्ट सक्सेस वाज ऑन द 7th अटेम्प्ट, इसका मतलब 7वीं अटेम्प्ट में उसको सक्सेस मिली है, तो ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा।
जी सर। तो अब इसने क्या ठीक है ठीक है। हाँ, अब इसने बोला कि मतलब उसने हिट कर दिया थर्ड अटेम्प्ट के ऊपर, यानी ही गॉट सक्सेस ऑन द थर्ड अटेम्प्ट, यानी इसका मतलब है पहली थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस मिली तो पहली दो अटेम्प्ट में तो फेल हुआ है ना, ठीक है। ठीक है। जी सर। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को यूं लिखूं कि उसको सक्सेस मिली है थर्ड अटेम्प्ट के ऊपर, इसका मतलब पहली अटेम्प्ट में फेल हो गया, दूसरी अटेम्प्ट में फेल हो गया और तीसरी अटेम्प्ट में सक्सेस आ गई है ना, अंडरस्टैंड। जी तो फेल हो गया, पहली अटेम्प्ट में फेल हो गया तो प्रोबेबिलिटी थी 2/3, दूसरे में भी फेल हो गया तो 2/3 एंड थर्ड में कामयाब हो गया 1। ये अंडर समझ में आ गई बात आपको। जी अब जरा इसका पैटर्न सर। देखिए, अगर इसको मैं यूं लिखूं 2/3 स्क्वायर और 1/3, कैन आई राइट इट लाइक दिस एज वेल, ठीक है। हाँ आप देखें Yes. ये सक्सेस कब मिली है, थर्ड अटेम्प्ट में मिली है ना। जी अच्छा अगर मैं कहूं जी उसको सक्सेस मिल गई है फिफ्थ अटेम्प्ट के ऊपर, तो क्या होगा, पहली चार फेल हो गया, पहले पे भी फेल, सेकंड में भी फेल, थर्ड में भी फेल, फोर्थ में भी फेल, फिफ्थ में जाकर सक्सेस मिल गई, दैट इज 1/3। ये भी ठीक है। अब इसको मैं अगर यूं लिख दूं कि 2/3 पावर 4 एंड 1/3, कैन आई राइट, कैन आई आल्सो राइट, ये कौन सी अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट में, ठीक है। ठीक है। आप देखो इसमें देखो देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए पैटर्न जी सर। कि अगर जिस मैथमेटिक्स। जिस अटेम्प्ट के ऊपर जाकर उसको जिस अटेम्प्ट में सक्सेस मिलती है तो फेलियर की पावर 4 होती है, इधर हमेशा 1 होती है, इधर हमेशा 1 होती है ना। सर n-1 होगी। हाँ इधर पावर जो फेलियर की पावर ना एक लेस होती है। अगर मैं बोलूं कि उसको सक्सेस सेवंथ अटेम्प्ट में मिली है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2/3 पावर 6 हाँ है ना 1, ये सेवंथ अटेम्प्ट के ऊपर। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, ठीक है। ये कैसे ये पैटर्न ज्योमेट्रिक में कैसे पैटर्न कैसे देयर इज अ पैटर्न इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इट वाज जस्ट टू एक्सप्लेन यू दैट। आप चलते हैं, लेट्स डू द क्वेश्चन। आप उसको कब सक्सेस मिलती है, nth अटेम्प्ट में, कहां सक्सेस मिली है उसको, nth अटेम्प्ट। तो फेल कितनी दफा हुआ है, फेलियर पे क्या पावर आएगी, 2/3 पावर क्या आएगी, n n नहीं आएगी, n-1 आएगी। -1 क्यों? भाई वो अभी देखा नहीं था, अगर सिक्स अटेम्प्ट में सक्सेस मिलती है तो 2/3 की पावर 5 थी, सेवंथ अटेम्प्ट में 2/3 की पावर सेवंथ में 6 थी उसकी, nth पे क्या होगी, n-1 होगी ना, एक कम होगी ना, ठीक है। ठीक है। तो ये उसकी ये प्रोबेबिलिटी निकाली, दिस इज द प्रोबेबिलिटी एट nth अटेम्प्ट सक्सेस मिली है, और ये इक्वल है 64/2187, ठीक है। जी सर। अब ये जो 3 है यहां डिवाइड हो रहा है, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, उधर जाके इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, सर 64/729। आप चेक करो कि 2/3 की क्या पावर लें तो ये हमारा आंसर आ जाए। सर 6 लेते हैं। तो 2/3 पावर 6 64/729 आता है। जी सर। तो ये 2/3 ये 2/3 गॉन, तो n-1 is equal to 6 and n is equal to 6 + 1 7 है।
sir. Is it correct? Yes, sir. इसका मतलब है कि उसको जो सक्सेस मिली है वो 7th अटेम्प्ट में मिली है, ठीक है? ठीक है 7th अटेम्प्ट में जाकर उसको सक्सेस मिली है। अच्छा बेटा, ये कौन से पेपर का क्वेश्चन है बेटा? सर ये अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर 23 वेरिएंट। 23 वेरिएंट है, ठीक है, चलो। अच्छा अब देखें, सर ये 2020 है। अच्छा 2020, चलो। तो आप कहता है ये n है, एक कोई नंबर, देयर इज अ नंबर n एंड दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको बोलते हैं इंडेक्स नोटेशन फॉर्म, इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। अच्छा अब इसने लिखा हुआ है कि अगर इफ यू मल्टीप्लाई p with n then you get k, where p is an integer and k is a square number. Okay जी। तो what is the smallest value of p? अच्छा ठीक हो गया। तो p n is equal to k, हमने क्या फाइंड करना है? हमने p फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको यूं लिख दूं k ओवर n, ये हो गया। अच्छा अब हमने देखें n जो है उसको ये लिखा हुआ है 2 पावर 4, 3 पावर 1 एंड 7 पावर 5, ये लिखा। अच्छा k क्या है? k इज ए स्क्वायर नंबर, ठीक है? k इज ए जी सर। स्क्वायर नंबर और p, अच्छा अब k को pn से डिवाइड करना है, तो हमने ऐसा k लेना है कि जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, अदरवाइज तो डेसिमल में आंसर आएगा ना, ठीक है? जी सर, इंटीजर चाहिए हमें। हाँ हमें तो इंटीजर चाहिए, बिकॉज उसने लिखा हुआ है कि k इज इंटीजर। अब जो अब क्या होगा, वो जो k होएगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 3 7 आएगा, ठीक है? नहीं तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि n को पहले नॉर्मल न्यूमेरिक फॉर्म में कर दें। नहीं तो करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर वो कैसे निकालेंगे, कौन सा नंबर है? फिर p के सबसे छोटी वैल्यू जिससे स्क्वायर नंबर बन जाए। चले वो भी करके देखते हैं, पहले से। अच्छा जो स्क्वायर किया नंबर, था सर, बट देखें जो भी स्क्वायर नंबर होगा ना, देखें 4 एक स्क्वायर नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 स्क्वायर बनता है, और 36 भी एक स्क्वायर नंबर है, तो 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें क्या बनती है? 2 18 2 2 9 स्क्वायर 3 से 3 होगा। आप देखें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है ना, ठीक है? तो इट मींस जो भी स्क्वायर नंबर आएगा उसकी जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके फैक्टर्स के ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है? अंडरस्टैंड? ओके सर। उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब ये है तो हम सारे फैक्टर्स के ऊपर सारे फैक्टर्स स्क्वायर भी आ सकता है और मल्टीपल ऑफ 2 भी आ सकता है, यानी कि पावर 2 4 6 8 इस तरह की पावर हो सकेगी, ठीक है? सर 81 जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 पावर 4 है। हाँ 81 की क्या फैक्टराइजेशन है? 3 पावर 4। तो अब अगर इसको मैं यूं लिख दूं 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो लिख सकता हूं ना, ठीक है? जी सर। तो इसका मतलब है कि ये जिसका भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन है वो स्क्वायर नंबर है, ठीक है? और जी सर। अगर मैं इसको देख लूं तो ये जो पावर 4 है ये मल्टीपल ऑफ 2 है, इसका मतलब है वो नंबर स्क्वायर नंबर भी होगा, ठीक है? ओके सर। तो ये तो जो स्क्वायर नंबर होती है उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पावर आती है 2 4 6 8 इस तरह आती है, ठीक है? अंडरस्टैंड? राइट सर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस, और चूंकि मैंने कंप्लीटली डिवाइड करना है तो जो नीचे
237 ऊपर भी वही आएंगे, तो कैंसिल होंगे ना, ठीक है। तो नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे ना। अब इधर जो पावर है मैं 2 भी लिख सकता हूं, इधर पावर में 4 भी लिख सकता हूं, इधर मैं 6 भी लिख सकता हूं। तो कौन सी लिखूंगा? क्योंकि उसने कहा कि स्मॉलेस्ट निकालें, तो फिर पावर 2 लिखूंगा, 4 6 नहीं लिखूंगा, ठीक है। सर 0 लिखते सर, क्योंकि नीचे 4 पहले से है। हाँ वो सही नहीं हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, ये देखे ना, देखें नीचे पावर कितनी है 2 की, देखें आप स्क्वायर नंबर है, इसको फिर यूं कर लेना, यूं कर ले एक इसको, ये पावर 4 है तो इस एटलीस्ट इसके बराबर रखें, इसके इक्वल रखें, ठीक है, 4 कर दें, अंडरस्टैंड। क्योंकि नीचे वाले को कैंसिल करना है ना, ठीक है। अच्छा हाँ, नीचे वाला कैंसिल होगा तो वो इंटीजर आएगा ना, अगर नीचे वाला कैंसिल नहीं होगा तो वो फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। जी सर। और इसको तो इसकी पावर तो मैं वो 2 ही करूंगा, और इसकी पावर को मैं क्या करूंगा, अगर मैं 6 कर दूंगा तो भी पावर 6 कर सकता हूं ना, 6 कर दूंगा, है ना, निचला वाला कैंसिल हो जाएगा, 7 पावर 1 आएगी फिर। अब 7 पावर 1 ऊपर आएगी ना, नीचे तो नहीं आएगी ना, नीचे वाले को कैंसिल करना, ठीक है। अच्छा ओके सर। तो अब ये आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, और इधर क्या आएगा, 3 पावर 1 आ जाएगा, और इधर 7 पावर 1, ले जी 21 आ गया, तो P21 है। लेकिन मैंने उसने कहा K इज ए स्क्वायर नंबर, 21 तो स्क्वायर नहीं किसी का है, नहीं सर P है ना 21 सर। हाँ P21 चेक करें आंसर, ठीक है। जी सर 21 ही। 20, ये बात समझ में आई आपको? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझ आई कि दोबारा एक्सप्लेन करूं? देखिए पहली बात तो ये है कि इंटीजर आंसर इंटीजर आ जाए। अगर देखें कोई भी फ्रैक्शन ले लें, मैं कहता हूं इसका आंसर इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर क्या होता है, इसे काइंड ऑफ होल नंबर, तो वो तब आएगा कि नीचे जो भी नंबर होएगा वो कैंसिल हो जाए 2, और नीचे 1 आएगा ना, 2/1 को 2 ही बोलता हूं ना, ठीक है। तो जो कंप्लीटली डिवाइड होता है बेसिकली उसके नीचे 1 होता है, ठीक है ना। यस। तो ये अब मैंने क्या करना है कि मैंने पावर्स वो वाली लेनी है कि जो मल्टीपल ऑफ 2 भी हो, और जिससे नीचे वाली चीज ना कैंसिल होके 1 हो जाए, ठीक है, अंडरस्टैंड। अच्छा अब मैं दोबारा करता हूं। तो मैंने इस 2 को कैंसिल करना है, कहां कैंसिल करना है, नीचे कैंसिल करना है ना, नीचे 1 आना चाहिए, ठीक है। अब नीचे 1 आने के लिए ऊपर पावर 2 की पावर 2 तो कर नहीं सकता, ठीक है। यहां पर अगर मैं 2 की पावर 2 लिख दूं तो मैंने ठीक किया है, 2 की पावर 2 हो सकती है, लेकिन नीचे वो कैंसिल होकर 1 नहीं करेगा ना, डिनोमिनेटर 1 नहीं करेगा, ठीक है। जी सर। इसलिए मैं 2 की पावर को अगला मल्टीपल क्या बनेगा, 4 होगा, तो 4 कर दूंगा। अभी 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब इधर 3 की पावर 1 लिखूंगा तो वो फिर स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्वायर में मल्टीपल ऑफ 2 होती है पावर। तो इधर पावर मैं 2 लिख दूं और नीचे देखूं तो वो पावर 1 है, तो नीचे वो कैंसिल होकर नीचे आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां 7 की पावर मैं 2 भी लिख सकता हूं, मैं 4 भी लिख सकता हूं, मैं 6 भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं 2 लिखूंगा तो नीचे वो कैंसिल आउट नहीं होगा, वो 1 नहीं होगा, नीचे 7 रह जाएगा। तो इसलिए यहां पर 4 भी लिखूंगा, यहां 7 की पावर 6 लिखूंगा, क्योंकि 6 - 5 इज नहीं, लेकिन नीचे 7 रह जाएगा ना, नहीं रहेगा? जी सर। नहीं 7 पावर 1 हो जाएगा। नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा। देखें 7 पावर 1 कैसे होगा, देखें ये रूल ऑफ इंडिसेस क्या कहते हैं, ये निचले वाला 7 ऊपर आके उसकी पावर माइनस होगी ना, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा ना। जी सर। ऊपर वाला 7 पावर होगा, नीचे वाला 0 हो जाएगा। हाँ नीचे नहीं 0 नहीं होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो ये हमने पावर्स रखी हैं, तो उसके बाद जब पावर्स रखी हैं तो
नीचे में तो वैसे ही सारा 1 हो गया, ऊपर क्या बच गया, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया, और यहाँ 3 की पावर 1 आ गया, और वहां 7 की पावर 1 आ गया, विच इज 21। ठीक है, ओके सर। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है जो हमने आज किए हैं। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? सर और एक क्वेश्चन मैंने वर्बली पूछना है सर कि जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है सर, ये सर ये स्टार्ट जो होती है वो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है, मतलब पहला जो मार्क लगा होता है, प्लॉट होता है, उससे स्टार्ट होके फिर आखिरी प्लॉट तक मतलब होती है, मतलब उससे एक्सटेंड नहीं होता ज़्यादा, उससे जी आगे नहीं जाती। हाँ, लाइन ऑफ जो बेस्ट फिट है ना, बेसिकली सर मैं मैथमेटिक्स, क्वेश्चन पूछूं सर? बेसिकली मैथ्स में, बेसिकली लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो होती है ना, ये स्टैटिस्टिक्स की लाइन है ना, स्टैटिस्टिक्स का। जी सर। तो मैथ्स में और स्टैट में थोड़ा डिफरेंस है ना। तो अगर ये मैंने है ना, और ये हमारा स्कैटर डायग्राम में बनता है ना। हाँ, स्कैटर डायग्राम है हमारा, ये जिस तरह से है, तो ये कुछ यूं, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट जहां से डेटा स्टार्ट हुआ वहां से करेंगे, और जहां पर डेटा एंड होगा वहां पर जाकर उसको एंड कर देंगे। ज्यादा आगे ना ज्यादा आगे ले जानी है, ना ज्यादा पीछे। ठीक है, ओके सर। अगर ये और सर अगर ये मैथ्स होता है ना, जितने मैथमेटिक्स में इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, मैथ्स में कर लेते हैं, ठीक है, मैथ्स में तो कर देते हैं, लेकिन ये इसमें स्कैटर में नहीं करते। ठीक है, उसकी सर तो हम मतलब नहीं हाँ करते। नहीं, इसकी रीजन क्या है, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? शुरू ही वहीं से हो रहा है नहीं देखिए, प्लॉटिंग। वजह ये है ना कि स्टैटिस्टिक्स में ना ये डेटा जो है ना, हमें नहीं पता होता आगे जाकर, ये आगे जाकर भी इसी पैटर्न पे चले, हो सकता आगे जाके स्कैटर डायग्राम यूं हो जाए, है ना। हाँ जी सर। तो वो कहता है कि स्कैटर डायग्राम में हमें नहीं पता होता कि आगे ये वाकई ऊपर ही जाएगा कि टर्न कर जाएगा, तो वी आर नॉट श्योर, दैट्स व्हाई लाइन को यहीं पर एंड कर दें। अंडरस्टैंड कि जी सर। आगे का जो फ्यूचर का ट्रेंड है ना, उसका हमें नहीं, उसको उसके बारे में हमें नहीं पता। देखिए ना, अगर सपोज यहां पर ये टाइम है और यहां पर मिल्क है, ये वो जो ना एक क्वेश्चन ये आया था ना, अमेरिकन बुक है, मैथ्स है, कॉमन, उसमें आया, कॉमन कोर बोलते हैं, उसमें उन्होंने लिखा कि मिल्क की प्रोडक्शन थी वहां पर यूएसए की स्टेट में, तो जब उसको प्लॉट किया तो यूं हमारा स्ट्रेट लाइन बना, तो उसने पूछा क्वेश्चन, कैन वी एक्सटेंड दिस लाइन, तो फिर आंसर में लिखा था वी कांट, बिकॉज वी डोंट नो आगे जाकर मिल्क की प्रोडक्शन इस तरह स्ट्रेट लाइन पे रहेगी भी कि नहीं रहेगी, क्या पता ज्यादा एनिमल्स आ जाए तो वो और ऊपर चली जाए, राइज कर जाए, क्या पता एनिमल्स में कोई बीमारी आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये हमारा इस ये इस तरह का स्कैटर डायग्राम आ जाए, तो वी आर नॉट श्योर इन द फ्यूचर कि वो स्कैटर डायग्राम आगे कैसा होगा। दैट्स व्हाई हम लाइन को एक्सटेंड नहीं करते स्कैटर डायग्राम। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? और सर ये कि सर जितने इसके ऊपर पॉइंट होंगे उतने उसके नीचे होंगे। हाँ, अप्रोक्सीमेटली कि जितने ऊपर हो उतने ही नीचे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, एक आध अगर हो जाए तो मसला नहीं है, अप्रोक्सीमेटली, कोई अगर लाइन के ऊपर आ जाता है वो तो ठीक है, तो फिर आधे नीचे आधे ऊपर, ये इसका गैस है। ठीक है, ठीक सर। सर तभी मतलब वो जब अगर क्वेश्चन पूछते कि यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट हाँ, कि कोई चीज निकालो वैल्यू, तो सर वो रेंज देता है। अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि इसको इसमें ना हम यूं करते हैं कि वो एक टेबल होता है ना, टेबल, उसमें एक्स और वाई होते हैं, आप ना यूं करें कि इस एक्स की भी एवरेज ले लें और वाई की भी एवरेज ले लें, ठीक है, मीन निकाल लें, ठीक है, मीन एवरेज, सम ऑफ द दोनों की जो एवरेज है, सपोज इसका एवरेज है 7,8, एक्स 7 आया और वाई 8 आया, इसको प्लॉट कर दें, सपोज यहां पर है, तो ये याद रखें हमेशा लाइन ऑफ बेस्ट फिट इस एवरेज से जरूर गुजरती है, हमेशा, ठीक है, राइट सर। तो इस तरह से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि जो आपको गारंटी करेगा कि भाई लाइन ऑफ बेस्ट फिट इसमें तो जरूर गुजरनी है, फिर बाकी इसको एडजस्ट करके आधे ऊपर आधे नीचे पॉइंट, ठीक है, ये हमारा एक ना उसमें है। लेकिन सर इसका एक नंबर होता है, तुम जरूरत आई डोंट थिंक है। नहीं, कभी कभार स्कैटर डायग्राम ऐसे बच्चा कहते हैं यार पता नहीं क्या हो, मुझे बन नहीं रही है, तो ये जल्दी से एवरेज निकाल के देख लें, तो आप एक, बट एनी हो, वो इतना उसमें मार्जिन होता है, बच्चा कर लेता है, मसला नहीं। ओके सर। और बताएं?
और सर आपके पास कोई बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है कोई? चले जी, तो लुक एट दिस क्वेश्चन। ये मार्च 21 में पेपर 4 में है, ठीक है। तो इन ए क्लास एक्टिविटी ऑल द 15 स्टूडेंट वियर हैट्स। तो टोटल 15 स्टूडेंट्स हमारे पास। 7 स्टूडेंट वियर रेड हैट, 6 वियर ग्रीन, 2 वियर व्हाइट। ये मैंने यहां लिखा हुआ, ठीक है, like that. One of these student is picked at random. Find the probability this student wear a red hat. तो रेड वाला कितना जी? यानी सर 7/15 7/15 है, 7/15 है। नेक्स्ट, टू ऑफ द 15 स्टूडेंट, 15 में से 2 निकालने हैं, तो डिनोमिनेटर में 15 आएगा, ठीक है। तो picked at जी random, सर। show that 2 है, show that these 2 students wear hats of the same color, तो फिर रेड और जी प्लस डब्ल्यू। हाँ जी प्लस डब्ल्यू। अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो रेड 7/15 इंटू 6/14, तो प्लस 6/15 इंटू 5/14 प्लस 2/15 इंटू 1/14। ये बनेगा ऊपर जो न्यूमरेटर है 42 प्लस 30 प्लस 2। अब एलसीएम इनका सेम है, 15 टाइम्स 40। चेक करें क्या आंसर है। देखिए इसका आंसर बनता है 37/105। जी सर 37/105। बोले जी प्रूफ हो गया, ये भी 3 नंबर हो गए। शो में वर्किंग दिखा रही है। अच्छा चले। नहीं तो सर आंसर भी गलत हो तो वर्किंग ठीक हो तो मार्क सर मिलेंगे ना? डिपेंड करता है ना आपने क्या किया, ठीक है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर सिर्फ एक मिस्टेक है तो एक ही मार्क काटना चाहिए ना? आप वो डोंट वरी, वो नंबर कभी आपके वैसे भी कैंसिल करता है, वो नंबर देता है। ठीक है। आप यूं करते हैं कि जी आप देखें इसने लिखा है कि 3 ऑफ द 15 स्टूडेंट। ये जब 3 पे आ जाता है ना, 3rd लेवल पे आ जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो 3 ऑफ द 15 स्टूडेंट्स आर पिक्ड एट, अभी भी आउट ऑफ 15 निकाल रहे हैं, तो आप 3 स्टूडेंट्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 ऑफ दीज 3 स्टूडेंट वियर रेड हैट। अच्छा, आप इसका क्या मतलब, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा रेड हैट पहनते हैं, इसका मतलब है आप देखिए इसको कैसे हैंडल करेंगे। अब इसकी सारी पॉसिबिलिटीज हमने बनानी है। तो अब ये हो सकता है 2 रेड, एटलीस्ट 2 का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा रेड हैट, तो हो सकता है तीनों के तीनों उसने रेड हैट पहने हो सकता है ना, हो सकता है सर। हाँ, कि तीनों के तीनों ही रेड पहन लिए हो। एक तो पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पहले उसने रेड पहना, दूसरा भी रेड पहना, और तीसरा नॉट रेड पहना, ठीक है। अंडरस्टैंड? ठीक है। जी सर। अच्छा, अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, पहला वाला रेड पहना, दूसरे वाला नॉट रेड पहना, और तीसरे वाला रेड पहना। ये 2 वाली, जब 2 पहनेगा ना रेड, उसमें देख कितनी उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है। 3 रेड में तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि 3 पहने बस, लेकिन 2 पहनेगा फिर उसमें देखेंगे भाई पहला रेड, दूसरा रेड और तीसरा नॉट रेड, या फिर यहां पर ये पहला रेड, दूसरा नॉट रेड, तीसरा रेड। यहां पर ये बन जाएगा कि पहला नॉट रेड, दूसरा रेड,
और तीसरा रेड। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है? हैं? ये नहीं है ना। बस यही पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही वाला है। अगर आपने ये बना लिया तो क्वेश्चन तो हो गया, बाकी तो हमें फिल ही करना है। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/15। 23 कहते हैं। 6/14। और पीछे हमने कोई ऐसा इसको कोई हिस्सा पार्ट किया नहीं? अगर पीछे कोई 2 नहीं, पीछे का 2 नहीं, ठीक है। तो ये होगा 5/13। सर तो बाकी वो एक ये जो जितनी भी कॉम्प्लीमेंट्स वाले हमारे जो बनाए हुए सर इसको एक निकाल के मल्टीप्लाई भी कर सकते देखिए हैं। देखिए रेड की तो है ना 7/15। अगला फिर रेड आ गया 6/14। अब 13 हेड्स रह गए। अब आगे नॉट रेड निकालना है, तो नॉट रेड में ग्रीन और व्हाइट दोनों होंगे ना, तो 6 + 2 8/13। ठीक है, आप उसमें वो भी कर सकते हैं 1 - रेड, ठीक है। 1 - रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके सर। वो भी कर सकते हैं, उससे भी ठीक हो जाए। अच्छा, रेड निकल आया 7/15। नॉट रेड निकला 8/14। नहीं तो ये जो 3 है, आखिरी जो 3 है, ये बस मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना। हाँ ये 3 जी, वो मल्टीप्लाई बाय, जी सर। क्योंकि देखें घूम फिर के सबके नीचे 13, 14, 15 सेम। आ रहा है और ऊपर 7, 6, 8 ही है ना? जी सर। चले कोई बात नहीं, अब कर दिया तो कोई बात नहीं। नॉट रेड 8/15। अब 14 में से आएंगे वो रेड आएंगे 7। 13 में से आएंगे एक रेड निकल गया 6। तो वही का वही बात है, ये इसको निकाल के ये लिख के आगे ना किसी 3 मल्टीप्लाई बाय कर दें। 6, 7, 8/13, 14 and 15 और इधर ये वाला ऐड कर। ठीक है, निकालें जी। जी सर। 4 मार्क्स है ना इसके, 4 है। तो ये था हमारा बाइनोमियल का केस। हमने क्या किया, उसमें रेड, ग्रीन, व्हाइट 3 थे, लेकिन हमने रेड एंड नॉट रेड में उनको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये बाइनोमियल केस है। दिस इज बाइनोमियल। बाइनोमियल नहीं कहना चाहिए, बस दो, हमने इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 2 पार्ट्स। तो वैसे तो बाइनोमियल में भी कुछ इसी तरह करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस तरह जब भी करेंगे तो बाइनोमियल का ही होगा, जरूरी नहीं है। तो अगर आप इस तरह नहीं करेंगे ना तो फिर क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसको हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई है आपको? जी सर। हाँ, उस तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो तो आप जो वर्किंग करेंगे वो 10 नंबर वाली वर्किंग होगी, 10 मार्क्स है। जी सर। सर इसका आंसर है सर 1/13 + 24/65 जो कि हो जाता है सर 29/65। 29/65। 65 सर यही आंसर है। चलो चेक करते हैं जी। That's good. Can you see? है ना? यस Correct answer. We did this. सर अभी मार्किंग स्कीम है सर, इसमें जो M1 M2 M3 है सर, ये मेथड मार्क्स है ना सर? ये देखे ना, ये डिफरेंट मेथड से हो सकते थे ना। ठीक है, तो उसने डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन किया। ठीक है, ओके सर। इसलिए ना ये ट्रेन वाला क्वेश्चन पेपर 2 में आता है। एक वो जो क्वेश्चन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन, वो भी पेपर 2 में ही आता है। अच्छा, ये कौन किस ईयर का बेटा? मार्च सर फरवरी मार्च 24। ये तो लेटेस्ट पेपर है। आज चलें देखिए, a train की this is the length of the train और this is speed of the train. Calculate how long it will take the whole train
to completely cross the bridge. अभी कभी ब्रिज से गुजरी होती है, कभी स्टेशन से गुजरी होती है, तो दैट इज, जो ब्रिज है ना वो 480 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो जी सर। आपने आंसर्स देना है सेकंड्स के, हाउ लॉन्ग, टाइम कितना, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकंड्स में। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ट्रेन जो है ना, लेट मी ड्रॉ इट, ये एक ट्रेन है, and it is passing over the bridge, and the bridge is, the train, the length of the train is 1750 meter, and the bridge is little bit smaller, and the bridge is 480 meter. छोटा सा ब्रिज है, मैंने ब्रिज को जरा बड़ा बना दिया, लेट मी ड्रॉ छोटा ब्रिज। ट्रेन थोड़ी बड़ी कर दो ना, ट्रेन बहुत ही छोटी बना दी ट्रेन। अब ये ब्रिज है, ब्रिज की कितनी लेंथ है, 480 मीटर, ठीक है। तो बेटा आप देखिए ना, ट्रेन जब इस ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस करेगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, इतना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। ओके सर। तो 8 इतना, the train will cover this much length distance to completely pass over the bridge. तो अब distance हमें निकालना है time, which is distance over speed, and the distance is 2230, and the speed is, अब the problem is that the speed is in kilometer per second, kilometer, and the length distance is in meter. अब आप उसको ये करो कि, और आपको जो टाइम बताना है वो सेकंड में बताना है, तो व्हाट यू शुड डू, आप इसको कन्वर्ट कर दो, किलोमीटर को मीटर में कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 आवर उसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। बताओ क्या आंसर आ रहा है। Sir, 275/18. Yeah, 15.27. 15.27। अब यहाँ 15.27 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है। Sir, 152.586. 152.586. 152.8 क्या, 152.586. आराम से बोलो यार, पॉइंट के बाद क्या है, 0.586. 0.55 नहीं ना, तो 152 सेकेंड्स, 152 सेकेंड, और ये जो ये वाला है ना 0.59, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, Sir, 35.4. क्या 35.4। यार क्या कर रहे हो, अच्छा ठीक 35। अच्छा आप देखो ये कंप्लीट सेकंड्स है यार, ये कुछ मुझे क्या मसला क्या है इसका, ये 59 हो गया ना, उसको इसमें ऐड कर दो तो देखिए 153 सेकंड्स है आंसर। Sir, 146 seconds. 146 सेकंड्स, तो क्या
क्या मिस्टेक की बेटा हमने, चेक करें कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं की हमने। तो लेट मी चेक, देखें उसने 1750 और प्लस ब्रिज की लेंथ कितनी थी, ये 480, तो 2230 वो ठीक आंसर है। अच्छा डिवाइडेड बाय, अच्छा आप चेक करते हैं हमने ये ठीक की कैलकुलेशन, 55 into 1000 divided by 3600, 15.27, बल्कि 15.27 की बजाय ना हम यूं लिख देते हैं कि डिवाइड 275/18, कम ऑन, ये तो पड़ा 275/18, इसको करें बेटा है, ये क्या आएगा आंसर, तो एक मिनट मैं वो कर लेता हूं, तो 280 हो जाएगा 2230 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 275, 145.96, तो 146 बन जाएगा। ये देखिए जी, वो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे थे ना, ये असल में आंसर आया 145.9, इसको राउंड अप करें अप टू होल नंबर 146 आता है, ठीक है, ओके सर। 146 सेकेंड्स उसको लगेंगे कंप्लीटली क्रॉस ओवर द ब्रिज। सर वैसे ओवरऑल ये फरवरी मार्च के पेपर और सर ये वेरिएंट 1 वाले पेपर ये ओवरऑल चैलेंजिंग होते हैं। हाँ जी, आप देखें ना ये क्यूबिक फंक्शन है और टेबल कंप्लीट करना है आपने, 3 मार्क्स, फिर आपने इसको ड्रॉ करना है -3 से लेकर 1, तो चलिए जी सर। इसकी फिलिंग करें ना, बताएं ये क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, एक मिनट ठहरे, चलो कोई बात, अभी देखें कैलकुलेटर को देखें, नजर आ रहा है कैलकुलेटर आपको मेरा ना, जी सर। आप देखें वो टेबल वाले मेथड से भी कर सकते हैं कैलकुलेटर में, ये देखें जो मैं मेरा भी देखें, 2 ब्रैकेट, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें -3 और उसका क्यूब लेना, क्यूब उसको फिर नीचे लाएं, +6, फिर वैल्यू पुट करनी है -3 स्क्वायर और फिर -2.5, तो ये आ गया हमारे पास -2.5। I will write it over here. अब जो नेक्स्ट है वो है -0.5, बस इसमें चेंज कर जी सर वो -2.25 बनता है। 0.5 इधर कर दें और इधर भी, it is -1.25,
थर्ड वन हमने 1 कर दिया, पॉजिटिव 1। ये 5.5। सर आपके सर इस वाले कैलकुलेटर में आपके पास वो एक्स वाला बटन ही है सर? एक्स वाला बटन कौन सा, रेड वाला? सर वो एक एक्स वाला बटन होता है सर, टॉप राइट पे। नहीं सर अल्फा वाला नहीं सर, एक और होता है सर। पता नहीं यार, इसमें अभी मैं इतना दूर से नजर नहीं आ रहा, बट एनी हो हमने ये फिल कर दिया। अब इसको ड्रॉ करना है, -3 -2.5, तो -3 और -2.5, तो 2.5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगा। तो इसको मैं ना डार्कर कर देता हूँ ताकि मेरा ये क्लियरली नजर भी आए। ये हो गया, फिर -2.5, 3.7, 3.75 और 3.8 करते हैं, -2.5 और 3.8, -2.5, अगला क्या नहीं, अगला प्लस है 3.8, -2.5 और 3.8 इधर, और फिर -2 है, फिर अभी तक माइनस है, फिर 5.5, -2 5.5 स्टिल -4.25, 4.3 कर लें, स्टिल -1.5, स्टिल -1.3, अब माइनस हो गए -1.3, दोनों माइनस हो गए। 1.3, जीरो के ऊपर -2.5, और फिर -0.5, 0.8 कर दो माइनस, तो ये यहां बनेगा, और 1 के ऊपर 5.5, जी सर फुल ऊपर चल जाएगा। ये हमारे ड्रॉ कर दिए। अच्छा, क्योंकि सर इसमें इस क्यूबिक का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसा हो। जी सर तो चले इसको, अब हम इसको जरा इसको करते हैं। सर वैसे सर सूटेबल ये ना सर कि हम पेंसिल से करें। जी करना ही पेंसिल से। तो सर अगर ऐसा हो सर कि जब वो प्रिंट करते हैं सर, स्कैन करते हैं पेपर, तो अगर सर वो ना आए, ऐसा तो नहीं होता ना सर? यार हाँ, ये भी है, पेपर के शुरू में पढ़े ना इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई है। एज सच ग्राफ के बारे में कोई नहीं लिखी हुई। फिगर के बारे में नहीं सर लेकिन वैसे पता नहीं, मैंने सुना है, ये सही सुना है कि नहीं कि सर अगर उनको समझ ना आए सर तो फिर किसी और एग्जामिनर को पास करते हैं, और सर किसी एग्जामिनर को अगर नहीं समझ आ रही तो फिर सर वो पेपर हार्ड कॉपी में देखते हैं। फिर पता नहीं सर कितना सच है ये। जाके मेरा हाथ हिल जाता है, बट एनी हो। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, इसको ये मैं ड्रॉ कर दिया। आप कह रहे हैं कि बाय ड्राइंग ए सुटेबल लाइन ऑन द ग्राफ
और इसको सॉल्व करना है हमने। अब ये क्वेश्चन सॉल्व, सपोज अगर ये क्वाड्रेटिक होती तो बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर देते हैं, वो फिर गलत हो जाएगा जी सर। क्योंकि उसने क्या ड्रॉ करें, ड्रॉ का मतलब ग्राफ के ऊपर करें, ठीक है। जी सर, और इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो हमारे एक्स होंगे। तो इसको पहले हम कंपेयर करेंगे अपने पेरेंट फंक्शन से। ये जी सर, पेरेंट फंक्शन 2x क्यूब which is 2x cube six x square और -2.5, ये इसका पेरेंट फंक्शन कंपेयर। तो पेरेंट फंक्शन में देखें ये वाली और ये वाली टर्म तो सेम अवेलेबल है ना। जी सर, 2x cube plus 6x square। बस ये वाली टर्म मिसिंग है, ये वाली नहीं है बीच में। ये अगर मैं सर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं दोनों तरफ जो चीज नहीं होती वो दोनों तरफ इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड? ओके सर। अब मेरी लेफ्ट साइड है, ये पेरेंट फंक्शन बन गई है। अगर ये बन गई है तो फिर सेकंड ये वाली, इसको लिखूंगा y इज इक्वल टू 2, है ना। जी सर, 4.5 माइनस हाँ 2। अब ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 2, ये मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, जो बनेगी ये बन जाएगी। और इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, एक ये, इसका मैं x एक्सिस, इसको मेरे देखो x एक्सिस के ऊपर कुछ ये बनता है, इसका x एक्सिस कुछ ये बनता है, इसका x एक्सिस कुछ ये बनता है। ये हो गया, कितना हो गया 2.5। ओ देखो यहां से यहां तक कितना गैप है, 20 का गैप है ना, 20 का गैप है। जी सर, एक छोटा बॉक्स 0.25 0.25, ये जो छोटे चार बॉक्स नहीं दोबारा निकालें, 1/20 करें कितना बनता है? 0.05। हाँ 0.05 के बराबर, ठीक है। ये सर वो छोटा डब्बा है ना सर। हाँ छोटे की बात करो ना, एक बहुत छोटा बॉक्स हो तो इसमें जो 2 होंगे वो 0.1 के बराबर होंगे, ठीक है। 2 जी सर। तो यहाँ तक तो 0.5 है, यानी 2.5 हो गया। तो आगे कितने बॉक्स हैं? 1 2 0 मतलब 2.6, तो -2.7 बनता है, ठीक है। -2.7। एक तो ये हो गया, एक और एक ये वाला है, ये कितना है? ये 2 है आगे, तो इसका ये -1.1, 1.1 और ये 1.5 से एक पीछे है, तो ये 0.5, 5 0.5, 0.6, 0.7, तो 0.57 ये बने, ठीक है। चेक करें, ओके सर। चेक करें। ये आंसर, ठीक है। ओके सर, एक सेकंड। जी सर, -2.65 -1.1 और 0.8। सर वो रेंज देता है, ऐसे सही है। उसने रेंज क्या दी हुई है? सर असल में इसकी मार्किंग स्कीम नहीं निकली ना सर अभी तक। ओके ठीक है, बस ठीक हो गया। अच्छा आप देखिए क्लोज है। हाँ ठीक है, द इक्वेशन दिस हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली 2 कहते हैं इसके 2 सॉल्यूशंस। तो बताएं 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के क्या बनेगा। आप देखिए पहले इसको ना पेरेंट फंक्शन से कंपेयर तो कर लेना पहले। तो
लेफ्ट साइड है वो एग्जैक्ट पेरेंट फंक्शन से मैच करती है ना, ओके ठीक है। जी सर। तो राइट क्या साइड क्या मतलब सर? राइट हो जाएगी y इज इक्वल टू k, तो k क्या है, फाइव। बस k तो कांस्टेंट है, ऐसे इसको लिखना चाहिए था k। अच्छा अब ये k एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, y इज इक्वल ना, जी सर जी सर जी जैसे सर। y इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, इस तरह y इज इक्वल टू k भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब ये टू सॉल्यूशन है, इसका मतलब है ये ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट करेगी, ठीक है। तो वो कहां हो सकती है जहां पर ये दो पॉइंट्स पे कट करे, इसको मैं यहां से, अगर ये इस जगह पर हो ना जहां पर ये टेंजेंट बनती है, इस जगह टर्निंग पॉइंट। यहाँ टर्निंग पे टच करे, एक नीचे करिए सर, एक ऊपर करिए। और एक इधर कर देना ये। अब ये क्या पॉइंट है, 2 पॉइंट कितना पॉइंट है ये लिखा हुआ है सर ये लिखा होगा टेबल में। टेबल में कितना है, 2 पॉइंट माइनस 2.5 2.5। माइनस 2.5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि k जो है माइनस 2.5 से नीचे नीचे है ना, ठीक है, जी सर। लेस देन माइनस 2.5, एक तो ये हो गया। अच्छा अब उसने कहा अब ऊपर देखें, और इससे ऊपर भी सर टेबल में दिया होगा। इससे ऊपर, ठीक है। जी सर। ये 5.5। 5.5 से ग्रेटर, k should be greater than 5.5, नहीं ग्रेटर तो नहीं नहीं ग्रेटर नहीं मैंने गलत लिखा, मैंने गलत लिखा। तो एग्जैक्टली दो, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये ग्राफ आगे भी जा सकता है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस लाइन को नीचे खींचूंगा तो फिर तो 2 पॉइंट पे कट करेगा ना, फिर तो एक पे करेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, क्या मतलब सर? अगर इस लाइन को मैं नीचे लेके आऊंगा ना, इधर से नीचे लाऊंगा तो फिर ये एक पॉइंट पे कट सर करेगा। आप दोबारा समझाइए सर। मैं कह रहा हूं कि अगर ये लाइन ब्लू लाइन को अगर मैं नीचे ले जाऊंगा तो फिर तो ये ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगी ना, ठीक है। इसका मतलब है इनइक्वालिटी नहीं आएगी, एग्जैक्ट ये पॉइंट आएगा। ये पॉइंट क्या एग्जैक्ट, ये वाला, ये क्या पॉइंट एग्जैक्ट, ये 2.5 माइनस 2.5। अप्रोक्सीमेटली माइनस 2.5। तो ये मैंने जो इनइक्वालिटीज बनाई है ना, ये गलत बनाई है, इनइक्वालिटीज तो बनती ही नहीं है, इक्वल टू आएगा माइनस 2.5, ठीक है। सर एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। हाँ एग्जैक्ट आएगा ना। और ये वाली जो ग्रीन लाइन है, ये जो लाइन है ये भी एग्जैक्ट यहीं पर आएगी, ठीक है। ये कितनी बन, 5.5। 5.5, तो आंसर आएगा 5। तो ये आंसर बेटा, ठीक है, ये दो एग्जैक्ट। जी सर यही आंसर। ये मैंने गलत लिखा। नहीं जी क्वेश्चन पूरा हो गया, फिर कंप्लीट हो गया। जी सर। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हो सकता है?